नमस्कार। आज की ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मानव शरीर और अन्नमय कोश। जैसा कि हम जानते हैं, मानव शरीर एक जटिल रचना है। इसका निर्माण अनेक प्रकार की संरचनाओं से मिलकर हुआ है। इन्हीं मूलभूत संरचनाओं में पंचकोशों का भी स्थान आता है। इन्हीं पंचकोश अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पर ही प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का निर्धारण होता है। आज हम इसी विषय पर संक्षेप में चर्चा करेंगे कि अन्नमय कोश किसे कहते हैं, अन्नमय कोश का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है, आदि आदि। अन्नमय कोश का पंचकोशों में प्रथम स्थान है। अन्न का अर्थ है पृथ्वी से उत्पन्न वह रस जो जीवों के जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग होता है। जैसे प्रथम स्तर पर यदि हम देखें तो इसमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे फल, अनाज, शाक, घास, जल, खाने योग्य खनिज पदार्थ इत्यादि को हम पहले स्तर में रख सकते हैं। दूसरे स्तर पर जीवों से प्राप्त जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध, दही, मांस, अंडा इत्यादि को रख सकते हैं। इन सभी जो अन्न है, इनका जीव अपने जीवन चक्र के दौरान उपयोग करता है, जिससे जीवन के उसके हर एक क्रियाकलाप में, जैसे रक्षण, भक्षण, प्रजनन, भ्रमण, उसका विकास इत्यादि के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति इसी अन्न के द्वारा ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर एक जीव, जिसमें मानव भी सम्मिलित है, के जीवन का निर्माण इसी अन्नमय कोश के द्वारा होता है और इसी कोश के द्वारा उसके शरीर की पुष्टि भी होती है और जीवन के अंत में इसी अन्न रूपी धरती में मिलकर फिर से शरीर मिट्टी हो जाता है। इसलिए इस मानव देहधारी या जो भी शरीरधारी हैं, उनके शरीर में इस पृथ्वी तत्व की प्रधानता होने के कारण इस कोश को हम अन्नमय कोश कहते हैं। हमारे शरीर पर अन्नमय कोश का संपूर्ण प्रभाव है। जैसे हमारे शरीर की जो स्थिति है वो अन्नमय कोश के अनुरूप ही है। जैसे व्यक्ति के शरीर की बनावट, रंग, उसका आकार जो भी है वो अन्नमय कोश की स्थिति पर ही निर्भर करता है। जैसे हमारे अन्नमय कोश में पृथ्वी तत्व की शक्ति की प्रधानता है, तो उस व्यक्ति का शरीर सुदृढ़ होगा, गठीला होगा। और यदि पृथ्वी तत्व के साथ जल तत्व भी अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ प्रकट है, तो व्यक्ति थोड़ा मोटा भी होगा। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, तो उस व्यक्ति का शरीर दुबला पतला होगा, कमजोर होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानव शरीर पर, शरीर के इंद्रियों पर, मानव मस्तिष्क पर, मानव मन पर अन्नमय कोश का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। यहाँ एक बात और जान लेना आवश्यक है कि ये जो हमारा शरीर दिखाई देता है वो मात्र अन्नमय कोश के अंतर्गत एक रचना मात्र है। इसे हम यदि अन्नमय कोश समझ ले तो फिर थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी भूल की संभावना है, क्योंकि यह जो भौतिक शरीर है, इसकी मृत्यु के पश्चात भी शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता। ये जीव के साथ सदैव विद्यमान रहता है एवं जीव के जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुरूप अन्नमय कोश की बनावट एवं संरचना में परिवर्तन होता है। जैसे जो मानव देह रहित जीव हैं, जिसे वैदेहिक प्राणी
कह सकते हैं, या जिसे बोलचाल की भाषा में हम प्रेत आत्मा इत्यादि कहते हैं, उन्हें भी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि का अनुभव होता है। वो भी शारीरिक जितने भी ताप हैं, वो सभी ताप उस जीव को भी सहने पड़ते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, किंतु जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के साथ भी अन्नमय कोश का संबंध सदा बना रहता है। यदि हम अन्नमय कोश को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे हम 3 भागों में बांटकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अन्नमय कोश का जो प्रथम भाग है, जिसे हम स्थूल भाग कह सकते हैं, इसके द्वारा मानव के स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और अन्नमय कोश का जो दूसरा भाग है, जिसे हम सूक्ष्म भाग कहते हैं, इसके द्वारा मानव शरीर का जो सूक्ष्म भाग है या सूक्ष्म शरीर है, उसका निर्माण होता है। एवं अन्नमय कोश का जो तीसरा भाग है, जिसे हम सूक्ष्मतम भाग कह सकते हैं, इस भाग के द्वारा जीव के जो संस्कार होते हैं, जो स्मृति होती है, उसका निर्माण होता है। इन सभी बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अन्नमय कोश के द्वारा शरीर का जन्म, पालन, पोषण एवं संचालन तो होता है, किंतु यह शरीर से अलग भी है। जैसे ये जो संपूर्ण दृष्टिगोचर जगत है, जैसे नदी, नाले, पहाड़, खेत, खलिहान, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जिसका भी हमें प्रथम दृष्टि अनुभव हो रहा है, वो सभी दृश्य जगत अन्नमय कोश के अधीन है। इस चर्चा से थोड़ी स्पष्टता अन्नमय कोश के बारे में हमें जरूर मिली होगी। अब हम थोड़ा अन्न पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अन्नमय कोश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अन्न जिसके द्वारा शरीर का पोषण होता है, इसके अंदर जीवन तत्व विद्यमान रहता है। जिस जीवन तत्व के द्वारा हमारा शरीर जीवित रहता है, वो इस अन्न में सन्निहित प्राकृतिक जीवन ऊर्जा है। इस अन्न को भी हम 3 भागों में विभाजित करके समझ सकते हैं। अन्न का जो पहला स्थूल भाग है, जिसके द्वारा अन्न का स्वाद एवं उसकी मात्रा का निर्धारण होता है, जिसके द्वारा मानव शरीर का भौतिक विकास होता है। अन्न का जो दूसरा भाग है, जिसे हम सूक्ष्म भाग कहते हैं, इस भाग के द्वारा हमारे शरीर के ऊपर जो अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभाव एवं उसके गुण प्रकट होते हैं, वो अन्न का सूक्ष्म भाग कहलाता है। जैसे अन्न सात्विक है या अन्न राजसी है। ये जो अन्न के गुण हैं या अन्न तमस प्रधान है, अन्न को खाने के बाद शरीर के ऊपर में इस अन्न का क्या प्रभाव प्रकट हो रहा है, इन सभी गुणों का, प्रभाव का संबंध अन्न के दूसरा भाग जो सूक्ष्म भाग है उससे संबंधित है। अन्न का जो तीसरा भाग है, जिसे हम कारण भाग कह सकते हैं, जिसके द्वारा अन्न के संस्कार का पता चलता है कि अन्न में कौन सा संस्कार निहित है, जिसे खाने के पश्चात हमारे चित्त में किस प्रकार के नए संस्कारों का जन्म हो रहा है। ये अन्न का तीसरा भाग कारण भाग से प्रकट होता है। संस्कार का अर्थ है कि अन्न किस प्रकार के कर्म द्वारा उत्पन्न किया गया है। यदि अन्न को चोरी, बेईमानी या अत्याचार के धन से उत्पन्न किया गया है तो अन्न पर गलत संस्कार अंकित है। इसी प्रकार यदि मेहनत से, ईमानदारी से उत्पन्न हुआ अन्न है तो उस पर सात्विक संस्कार अंकित है। इस प्रकार से हम अन्न को भी समझ सकते हैं, क्योंकि अन्न अन्नमय कोश का एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए अन्न को समझकर
जानकर ही उसका भक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। ये जो अभी हमारी चर्चा चल रही है, अन्नमय कोश और मानव शरीर, ये विषय बहुत नीरस है, क्योंकि इसे सुनने में कोई रस नहीं आता, किंतु नीरस होते हुए भी ये हमारे जीवन का मूल है। जैसे यदि हम कोई बिल्डिंग या कोई इमारत का निर्माण प्रारंभ करते हैं तो उसका फाउंडेशन, उसकी जो नींव होती है वो बहुत ही नीरस तो नहीं कह सकते, किंतु सुंदर नहीं होती, आकर्षक नहीं होती, क्योंकि हम उसके ऊपर में किसी प्रकार का रंग रोगन या किसी भी प्रकार का आवरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे मिट्टी में ही दबना है। वह आंखों को दिखाई नहीं देगी, किंतु फिर भी उसकी जो मजबूती है, नींव की जो मजबूती है, उस मजबूती पर ही पूरे इमारत की मजबूती निर्भर करती है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश की स्थिरता पर ही उसके स्वास्थ्य का, उसकी स्थिरता का निर्धारण होता है। क्योंकि यदि अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है, स्थिर नहीं है, तो ये जो हमारा शरीर रूपी महल है वो स्थिर नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए ये विषय नीरस होते हुए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें इस शरीर की क्षमता का पूरा उपयोग करना है तो फिर इस शरीर की शुद्धि या अन्नमय कोश की शुद्धि और उसकी स्थिरता पर ध्यान देना ही होगा। और चूंकि हमारे पास साधन के रूप में मात्र एक शरीर ही है जो हमारा साधन है, जिसके द्वारा हम इस भौतिक जगत में भी सारे कार्य करते हैं एवं आध्यात्मिक जगत में भी इस शरीर के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस शरीर का उपयोग अपनी प्रगति के लिए करना है, इसलिए इसे शुद्ध और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, तभी इसके द्वारा हमारा उद्देश्य पूरा होगा। आगे की चर्चा में हम अन्नमय कोश की शुद्धि एवं इसके परिमार्जन की विधि पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।